हेलो बच्चों, वेलकम बैक एग्जाम डिकोडर में। आज मैं विश्व भूगोल का कंप्लीट वीडियो लेके आया हूं और इसके अंतर्गत हमने कहा जितने टॉपिक होते हैं विश्व भूगोल में सारे टॉपिक को इस वीडियो में कवर किया गया है। जितने चैप्टर होते हैं विश्व भूगोल में सभी चैप्टर्स को हमने कहा इस वीडियो में कवर किया गया है। ठीक है, तो ये एक मास्टर वीडियो है विश्व भूगोल का। इसको आप पढ़ते जाएंगे तो आप देखेंगे हमने कहा सारे टॉपिक इसके अंतर्गत जो है कवर किए गए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो हमने कहा जियोग्राफिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, ये पूछा गया है। तो सही विकल्प कौन सा होगा हमारा? एराटोस्थनीज। एराटोस्थनीज के द्वारा हमने कहा जियोग्राफिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसने कहा था? तो भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ये किसने कहा था? तो ये कहा गया था वार्नियर के द्वारा। किसके द्वारा? वार्नियर के द्वारा। इन्होंने ही कहा था जो है पृथ्वी जो है केंद्र मानकर अध्ययन किया जाता है, वह विज्ञान भूगोल कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहलाते हैं? तो हमने कहा सूर्य के चारों ओर जो खगोलीय पिंड घूमते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? उसको ग्रह कहते हैं। ऑप्शन बी ग्रह। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? तो हमने कहा जो ग्रहों की गति का नियम दिया गया किसके द्वारा दिया गया? तो ये केपलर के द्वारा दिया गया। ग्रहों की गति का नियम केपलर के द्वारा दिया गया, ग्रहों की गति का नियम। ओके, नेक्स्ट प्रश्न हमारा, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो आप जानते हैं सौरमंडल का जन्मदाता कौन है? सूर्य है। सूर्य से ही सारे ग्रह बने हुए हैं। सूर्य के ही सारे ग्रह भाग हैं, सूर्य के ही भाग हैं। सूर्य से ही छिटक कर सारे ग्रह का निर्माण हुआ है, इसीलिए सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। सही विकल्प होगा हमारा सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो हमने कहा जो सूर्य का मध्य भाग है उसको क्या कहते हैं? जो आपको सूर्य दिखाई देता है कंप्लीट, तो उसके मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो उसके मध्य भाग को कहते हैं प्रकाश मंडल। क्या कहते हैं मध्य भाग को? प्रकाश मंडल कहा जाता है सूर्य के मध्य भाग को। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? तो हमने कहा जो सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाता है वो ग्रह कौन सा है, पूछा गया है। तो वो ग्रह है आपका बुध। बुध हमने कहा सबसे तेजी से हमारे सूर्य का चक्कर लगाता है। ठीक है, और 88 दिन में एक चक्कर पूरा कर लेता है बुध सूर्य का। अगला प्रश्न हमारा, सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है? तो हमने कहा जो सौरमंडल का सबसे कम डेंसिटी वाला, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है वो कौन सा ग्रह है? वो आपका शनि ग्रह। शनि ग्रह आपका सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। अगला प्रश्न हमारा, अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन सा है? तो अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन सा है? नेपच्यून, प्लूटो, शनि, यूरेनस। तो जैसे सारे ग्रह आपके हमने कहा पश्चिम से पूरब की तरफ चक्कर लगाते हैं, लेकिन हमने कहा जो आपका वो उल्टा चक्कर लगाता है। ठीक है, जो दक्षिणावर्त घूमता है वो ग्रह कौन सा है? तो वो ग्रह आपका है यूरेनस, जिसको अरुण कहते हैं। कौन सा ग्रह? यूरेनस। यूरेनस ग्रह हमने कहा ये आपके सूर्य का जो है विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है। ओके, अगला प्रश्न हमारा, किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में बराबर समय लगता है? किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण गति में और परिभ्रमण गति दोनों में जो हमने कहा बराबर समय लगता है, ये पूछा गया है। तो है चंद्रमा। चंद्रमा हमने कहा इसका जो परिक्रमण काल है चंद्रमा का और जो परिभ्रमण काल है दोनों बराबर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत है? तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? वह है हमने कहा ज्वालामुखी। क्या है? ज्वालामुखी। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत किसने दिया? तो हमने कहा इसमें पूछा गया है महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत किसने दिया है, ये किसके द्वारा दिया गया है?
जो हमने कहा महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, तो ये दिया गया है किसके द्वारा, वेगनर के द्वारा। ठीक है, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत कि महाद्वीपों का एक विस्तार हो रहा, प्रवाह हो रहा, ये किसने कहा, अभी भी प्रवाह हो रहा है, ये किसने ये सिद्धांत दिया है, ये थ्योरी किसने दिया है, वेगनर ने दिया है। अगला प्रश्न हमारा, भूमध्य रेखा से उत्तर दक्षिण के दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है। हमने कहा भूमध्य रेखा से उत्तर दक्षिण को के दिए गए दूरी को, जो कोणीय दूरी है, उसको क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है। तो कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, अक्षांश कहते हैं कोणीय दूरी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ होती है। तो हमने कहा 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी, तो ये आपकी विषुवत रेखा पर होगी। कहाँ पर, विषुवत रेखा पर। जो सारी देशांतर रेखाएं हैं, जो हमने कहा उत्तर से दक्षिण की तरफ ग्लोब पर खींची जाती हैं, तो हमने कहा सर्वाधिक दूरी 2 देशांतरों के मध्य कहाँ पर होगी, वह विषुवत रेखा पर होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है। तो हमने कहा कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है, 90, 179, 360 या 80, 180। तो जो कुल अक्षांशों की संख्या होती है वो कितनी होती है, कुल 180 होती है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है। तो जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है वो क्या है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 180 डिग्री अक्षांश देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा, 90 डिग्री देशांतर रेखा। तो हमने कहा जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है वो 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है। तो हमने कहा एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है, तो 4 मिनट का अंतर होता है। क्या होता है, 4 मिनट का अंतर होता है। 2 देशांतरों के मध्य जो समय होता है 4 मिनट का समय होता है। अगला नेक्स्ट, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है। तो कोयला आग्नेय प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, या संतरित चट्टानों में पाया जाता है, परिवर्तित चट्टानों में पाया जाता है, या प्राचीन संतरित चट्टानों में पाया जाता है। तो हमने कहा जो कोयला पाया जाता है आपका, ये प्राचीन संतरित चट्टानों में पाया जाता है। मतलब प्राचीन जो अवसादी प्रकार की चट्टानें हैं। अवसादी चट्टान का मतलब होता है एक के ऊपर एक जो अवसाद जमता जाता है परत दर परत। तो हमने कहा कई लाखों करोड़ों वर्षों के बाद हमने कहा वो कोयला में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन कायांतरित शैल है। कायांतरित शैल का उदाहरण कौन सा है, ग्रेनाइट है, संगमरमर है, चूना है, या कोयला है। तो जो कायांतरित शैल का उदाहरण है वो क्या है, उससे संगमरमर है। जो संगमरमर होता है हमने कहा कायांतरण से बनता है, मतलब रूप परिवर्तन से बनता है संगमरमर। तो कायांतरित शैल का उदाहरण संगमरमर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन है। सुनामी क्यों आता है ये पूछा गया है। ज्वालामुखी के कारण सुनामी आता है, कि भूकंप के कारण सुनामी आता है, कि चक्रवात के कारण सुनामी आता है, कि लहरों के कारण सुनामी आता है। तो हमने कहा जो सुनामी का मुख्य कारण है वह है आपका भूकंप। ठीक है, भूकंप के कारण सुनामी आता है समुद्र में। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काल्डेरा किससे संबंधित है। तो हमने कहा ये जो काल्डेरा है किससे संबंधित है, भूकंप से, ज्वालामुखी से, हिमनद से, भरण से। तो काल्डेरा का संबंध किससे है, ज्वालामुखी से। काल्डेरा का संबंध जो है ज्वालामुखी प्रक्रिया से है। ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो काल्डेरा का निर्माण होता है ऊपरी भाग पर। अगला क्वेश्चन है, मैनोलोवा उदाहरण है। तो मैनोलोवा किसका उदाहरण है, प्रसुप्त ज्वालामुखी का, या सक्रिय ज्वालामुखी का, मृत ज्वालामुखी का, या ज्वालामुखी पठार का। तो जो मैनोलोवा ज्वालामुखी आप जानते हैं ये उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्र में है, प्रशांत महासागर में मैनोलोवा पूछा जाता है। मैनोलोवा कहाँ पर है, प्रशांत महासागर में है। और किसके अंतर्गत आता है, हमने कहा अमेरिका के पश्चिम साइड में है मैनोलोवा उदाहरण। और ये आपका एक सक्रिय ज्वालामुखी है मैनोलोवा। क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है मैनोलोवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है।
तो हमने कहा कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, एक तरफ ज्वालामुखी दिया गया है, एक तरफ हमने कहा देश दिया गया है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया हमसे। तो एटना ज्वालामुखी कहाँ पर है, इटली में, ये सही सुमेल है। फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहाँ पर है, जापान में, ये भी सही सुमेल है। पोपा ज्वालामुखी कहाँ पर है, ये आपका म्यांमार में, ये भी सही सुमेलित है। कराकाटोआ मलेशिया, तो ये आपका गलत सुमेल है, ठीक है। कराकाटोआ मलेशिया में नहीं, कराकाटोआ कहाँ पे है, इंडोनेशिया में है। कहाँ पे है, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, ठीक। बाकी सारे सुमेल सारे सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रॉकीज, एंडीज पर्वत, एटलस पर्वत, आल्पस पर्वत, हिमालय पर्वत आदि किस प्रकार के पर्वत के उदाहरण हैं। तो ये हमने कहा जो दुनिया विश्व के जो है सबसे बड़े बड़े पर्वत है, जैसे रॉकीज पर्वत, एंडीज पर्वत, एटलस पर्वत, आल्पस पर्वत, हिमालय पर्वत। तो ये हमने कहा, देखिए रॉकी पर्वत कहाँ पे है, रॉकी पर्वत अमेरिका में, एंडीज पर्वत कहाँ पर है, दक्षिणी अमेरिका में, एटलस पर्वत आपका अफ्रीका में है, आल्पस पर्वत आपका यूरोप में है, हिमालय पर्वत आपका नेपाल और भारत में, ठीक है। तो हमने कहा ये सारे पर्वत किस पर्वत के उदाहरण हैं, ये सारे पर्वत किस पर्वत के उदाहरण हैं, बलित पर्वत के उदाहरण हैं या नवीन पर्वत के उदाहरण हैं। बलित पर्वत कहा जाए या नवीन पर्वत कहा जाए तो हमने कहा दोनों एक ही बात है। तो ये सारे पर्वत बलित पर्वत के उदाहरण हैं या नवीन पर्वत के उदाहरण हैं। नए सारे, सबका निर्माण अभी भी चल रहा है इन सारे पर्वतों का, इसलिए नवीन पर्वत कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन है। तो फ्रांस और स्पेन के बीच जो सीमा बनाने वाला हमने कहा पर्वत है वो कौन सा है, वो पिरेनीज पर्वत है। कौन सा पर्वत, पिरेनीज पर्वत है, ठीक है। तो फ्रांस और स्पेन के बीच जो हमने कहा पर्वत सीमा रेखा बनाता है उसको पिरेनीज पर्वत कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला के बारे में पूछा गया है, हिमालय, एंडीज, काकेकस, रॉकीज। तो विश्व की जो सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला वो कौन सी है, एंडीज, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एंडीज पर्वत श्रृंखला, ये दुनिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। ओके, नेक्स्ट है सुमेल कीजिए। तो सुमेलित करना है, अर्जेंटीना, किलिमंजारो, इक्वाडोर, एकांकागुआ, तंजानिया, माउंट मैकिनले, संयुक्त राज्य अमेरिका, चेम्बराचो। तो सही सुमेल कौन सा होगा, तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका का सुमेल करना आपको माउंट मैकिनले से, क्योंकि माउंट मैकिनले कहाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका में। उसके बाद हमने कहा जो आपका इक्वाडोर है इसका सुमेल करना है चेम्बराजो से। चेम्बराजो जो हमने कहा ज्वालामुखी है इक्वाडोर में। उसके बाद हमने कहा तंजानिया का सुमेल करना है किलिमंजारो से। किलिमंजारो कहाँ पर है, तंजानिया में है ज्वालामुखी पर्वत, किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत तंजानिया में है। उसके बाद एकांकागुआ जो है हमने कहा, एकांकागुआ जो पर्वत है ये कहाँ पर, अर्जेंटीना में, ठीक है। तो ये सही सुमेल है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई है। तो हमने कहा जो क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई है वह कितनी है, वह 18 किलोमीटर है। क्षोभ मंडल से धरातल की ऊंचाई कितनी है, 18 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपर से नीचे की ओर वायुमंडल की विभिन्न परतों का सही क्रम है। हमने कहा ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर वायुमंडल की विभिन्न परतों का सही क्रम है। ऊपर से देखना, नीचे से नहीं देखना है। तो हमने कहा कौन सा सही होगा इसमें, स्ट्रेटोपाज या टोपोपाज, मेसोपाज, टोपोपाज, ट्रोपोपाज, मेसोपाज, मैग्नेटोपाज, स्ट्रेटोपाज। तो देखिए इसमें जो सही विकल्प होगा हमने कहा ये होगा आपका टोपोपाज, स्ट्रेटोपाज, मेसोपाज, मैग्नेटोपाज। तो इसमें आपका विकल्प सी सही होगा, ठीक है। टोपोपाज, स्ट्रेटोपाज और मेसोपाज और हमने कहा मैग्नेटोपाज। अच्छा, इसमें पूछा गया ऊपर से, तो ऊपर से पूछा गया तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नीचे से अगर पूछा गया होता जैसे हमने कहा क्षोभ मंडल से तो ये वाला सी वाला होता, लेकिन इसमें ऊपर से पूछा गया तो मैग्नेटोपाज पहले होगा,
उसके बाद मेसोपोटाज होगा, उसके बाद स्ट्रेटोपाज होगा, उसके बाद टोपाज होगा। ठीक है, याद रखिएगा इसको। उसके बाद हमने कहा पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली पवन कहलाती है। तो पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली पवन को क्या कहते हैं? सनातनी पवन, सामाजिक पवन, ध्रुवीय पवन या स्थानीय पवन। तो सनातनी पवनों को हमने कहा क्या कहा जाता है? एक जो हमने कहा पूरे वर्ष एक ही दिशा में बहती है उसको सनातनी पवन कहते हैं, सनातनी पवन। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए चिन्यूक, सिराको, ब्रिकफील्डर और ब्रिकफील्डर। ठीक है, तो देखिए जो चिनूक हमने कहा ये चलती है, कहाँ पर चलती है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका में चलती है। चिनूक हमने कहा गर्म हवा। सिराको कहाँ पर चलती है? तो सिराको जो है आपकी इटली में चलती है। कहाँ पे? इटली में। फ्रांस को आप इटली बना लेना, इटली। और ब्रिकफील्डर जो चलती है ये कहाँ पर चलती है? ये ऑस्ट्रेलिया में चलती है, ब्रिकफील्डर। ठीक है, और ये ब्रिकफील्डर को इसको फॉन बना लीजिए, फॉन, फॉन। और ये फॉन चलती है फ्रांस में। ठीक है, तो फॉन कहाँ चलती है? गर्म हवा फ्रांस में। ब्रिकफील्डर हमने कहा गर्म हवा ऑस्ट्रेलिया में चलती है। सिराको गर्म हवा इटली में चलती है। चिनूक गर्म हवा कहाँ चलती है? संयुक्त राज्य अमेरिका में चलती है। ये सही सुमेल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, टी स्केल पर निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो हमने कहा टी स्केल पर क्या मापा जाता है? तो टी स्केल से आपका क्या मापा जाता है? ये मापा जाता है हमने कहा भूकंपी तरंगों को। तो भूकंपी तरंगों को मापा जाता है टी स्केल से। ओके, नेक्स्ट है, कौन से मेघ वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर निर्मित होते हैं? तो सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन से बादल बनते हैं ये पूछा गया है। किस प्रकार के बादल? तो हमने कहा जो पच्छाद मेघ होते हैं ये हमने कहा वायुमंडल में सबसे अधिक ऊंचाई पर बनते हैं। पच्छाद मेघ जो दिखाई देते हैं आपको, पच्छाद मेघ, ये सबसे ऊंचाई पर बनते हैं वायुमंडल में। ओके, अगला प्रश्न है, किसी स्थान विशेष की वर्षा निर्भर करती है? किसी स्थान विशेष की वर्षा किस पर निर्भर करती है? पर्वतों की दिशा पर, ग्रीष्म की कठोरता पर, समुद्र तल के वाष्पीकरण पर, मैदानी क्षेत्रों पर। तो हमने कहा किसी स्थान विशेष की जो वर्षा निर्भर करती है ये ग्रीष्म की कठोरता पर निर्भर करती है। वहां का ग्रीष्म कितना कठोर है, ज्यादा कठोर होगा ज्यादा वर्षा होगी, कम कठोर होगा तो उसी हिसाब से कम वर्षा होगी। सुमेलित कीजिए चक्रवात, प्रभंजन, टाइफून, बिलिबिली। तो चक्रवात का सुमेल किससे करना है? चक्रवात हमने कहा सुमेल जो करना है इसका सुमेल भारत से करना है। जो और उसके बाद टाइफून का जो सुमेल करना है, टाइफून का हमने कहा पूर्व एशिया से इसका सुमेल करना है। बिलिबिली का सुमेल करना है ऑस्ट्रेलिया से करना है। प्रभंजन का जो सुमेल करना है संयुक्त राज्य अमेरिका से करना है। ओके, ये सारे प्रश्न हमने कहा बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो सिंगल सिंगल पूछ लिया जाता है कि टाइफून का संबंध किससे है? पूर्व एशिया से। या प्रभंजन का संबंध किससे है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। ओके, तो सही सुमेल इस प्रकार है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व की सर्वाधिक लौड़ी झील है। तो जो विश्व की सबसे ज्यादा लौड़ी झील है कौन सी वो है? वो हमने कहा बान झील, कैस्पियन सागर या मृत सागर, या हमने कहा अरल सागर। तो जो सबसे ज्यादा हमने कहा सबसे सर्वाधिक लौड़ी झील है वो कौन सी झील है? वान झील है। ये सबसे अधिक लौड़ी झील है, मतलब नमकीन झील सबसे ज्यादा वान झील। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील है। तो सबसे ज्यादा ऊंचाई पर जो स्थित नौकायन झील है वो कौन सी है? टिटिकाका, अथावास्का, लडोगा या मार्काइबो झील। तो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील विश्व की जो जानी जाती है वो आपकी टिटिकाका झील है, जो बोलीविया में पूछा जाता है। टिटिकाका झील किस देश में है? तो बोलीविया में। दक्षिण अमेरिका में एक देश पड़ता है बोलीविया, वहां की झील है टिटिकाका। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है नौकायन झील, यहाँ पर नाव वगैरह चलती है इसलिए नौकायन झील कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न झीलों का सही मिलान है। निम्न झीलों का सही मिलान क्या है? तो अरल सागर कहाँ पे? अरल सागर का मिलान करना कजाकिस्तान से। मिशिगन झील का मिलान करना है हमने कहा संयुक्त राज्य अमेरिका से। ग्रेट बियर झील का मिलान करना है कनाडा से। आयर झील का मिलान करना है ऑस्ट्रेलिया से। पूछा जाता है ग्रेट बियर झील किस देश में है? तो कनाडा में। मिशिगन झील किस देश में है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो ये सारे हमने कहा सही सुमेल इस प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सुमेलित कीजिए। इसका सुमेल करना हमें एंजल जलप्रपात। तो एंजल जलप्रपात का सुमेल करना है। ये आपका किस नदी पर है? कोरोनी नदी पर है एंजल जलप्रपात। और जो आपका स्टैनली जलप्रपात है ये कांगो नदी पर बना है। और उसके बाद विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ पर है? ये आपका जाम्बेली नदी पर है विक्टोरिया जलप्रपात। और आपका बयोमा जलप्रपात ये जो है ये जैरे नदी पर है। बयोमा वाटरफॉल, जलप्रपात का मतलब होता है वाटरफॉल। पनामा नहर के दक्षिण सिरे पर स्थित बंदर कहाँ है? तो पनामा नहर जो हमने कहा उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करती है पनामा नहर। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के मध्य में एक रास्ते को काट कर हमने कहा नहर बनाया गया, उसको पनामा नहर कहा जाता है। और पनामा नहर के जो दक्षिण में है वो कौन सा बंदरगाह है? वो बंदरगाह पनामा है। ठीक है, पनामा बंदरगाह दक्षिणी तट पर। पनामा नहर के दक्षिण सिरे पर, दक्षिण सिरे पूछा गया तो ये आपका होना चाहिए दक्षिण सिरे पर कोलोन। ओके, अगला प्रश्न हमारा, निम्न में किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो हमने कहा निम्न में किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है, ये पूछा गया है। तो सबसे छोटा हमने कहा महाद्वीप कौन सा है, या सबसे कम क्षेत्रफल में कौन सा महाद्वीप, यही पूछा गया हमसे। तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो सबसे छोटा महाद्वीप हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, तो इसी का क्षेत्रफल भी सबसे कम होगा, यही पूछा गया हमसे। तो कब सबसे कम क्षेत्रफल वाला महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो अफ्रीका महाद्वीप का जो सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा है? तो माउंट एकांकागुआ या माउंट किलिमंजारो। तो माउंट किलिमंजारो जो है यहाँ का हमने कहा सर्वोच्च शिखर है माउंट किलिमंजारो, जो तंजानिया देश में है अफ्रीका के, माउंट किलिमंजारो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो अफ्रीका महाद्वीप का जो दक्षिणतम बिंदु है उसको कहा जाता है आशा अंतरिक्ष। क्या कहते हैं उसको? आशा अंतरिक्ष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है। तो हिंद महासागर में जो स्थित सबसे बड़ा द्वीप है वो कौन सा द्वीप है? मेडागास्कर, बोर्नियो, सुमात्रा या मिंडाओ। तो मेडागास्कर हमने कहा हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश एवं राजधानियों का सही सुमेल करना है। तो देखिए, एक तरफ राजधानी दिया गया है, एक तरफ हमने कहा देश का नाम दिया गया है। तो केन्या की राजधानी क्या है? केन्या की राजधानी नैरोबी है। युगांडा की राजधानी क्या है? युगांडा की राजधानी कंपाला है। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। और यूक्रेन की राजधानी कीव है। ठीक है, ये सही सुमेल है। नदी के अपर्दन से बना सबसे बड़ा स्थलाकृति है। तो हमने कहा नदी के अपर्दन से बना जो सबसे बड़ा स्थलाकृति है वो कौन सा है? डेल्टा, बाढ़ का मैदान, प्राकृतिक तटबंध, गार्ज। तो नदी के अपर्दन से जो बना सबसे बड़ा स्थलाकृति है वो क्या है? वो है आपका डेल्टा। अगला क्वेश्चन है, तकलामाकन मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो तकलामाकन जो मरुस्थल है ये किस देश में है? तो ये है आपका चाइना में। तकलामाकन मरुस्थल कहाँ पे है? चाइना में है। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो जो सबसे छोटा हमने कहा कितने महासागर है? जो हमने कहा हमारे सारे महासागर हैं, ठीक है, 5 महासागर हैं, उनमें से सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। कौन सा? आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर कहलाता है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सागर है? तो कौन सा सागर? इसमें हिंद महासागर, हिंद महासागर एक महासागर है। प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर महासागर है। अटलांटिक एक महासागर है। भूमध्य एक सागर है। ठीक है, भूमध्य सागर जो हमने कहा ये आपका महासागर नहीं, ये क्या है? सागर है। तो निम्न में कौन सागर है? भूमध्य सागर, ये एक भूमध्य सागर है। ठीक है, एक सागर है भूमध्य सागर, बाकी सारे महासागर हैं। सुमेलित कीजिए। गोबी का मरुस्थल कहाँ पे है? तो गोबी का मरुस्थल हमारा कहाँ पे है? ये हमारा जो गोबी का मरुस्थल है कहाँ पे है? चिली में।
सॉरी, जो गोबी का मरुस्थल है ये आपका मंगोलिया में है। आटाकामा का मरुस्थल आपका चिली में है। पेंटागोनिया का मरुस्थल आपका अर्जेंटीना में है। थार का मरुस्थल आपका भारत में है। ये इस प्रकार से इसका सुमेल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लवड़ी सागर है, तो जो सबसे लवड़ी सागर है वो आपका मृत सागर है। सबसे लवड़ी सागर कौन सा है? मतलब सबसे नमकीन सागर मृत सागर है। अगला प्रश्न है हमारा, मलक्का जल संधि किन सागरों को जोड़ती है? तो जो मलक्का जल संधि जोड़ती है वो किसको किसको जोड़ती है? तो ये हमने कहा मलक्का जल संधि जो जोड़ती है वो जावा और सिल्वीस सागर को जोड़ती है। किसको जोड़ती है? सॉरी, एक मिनट, मलक्का जल संधि, हाँ, मलक्का जल संधि जो जोड़ती है वो अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। किसको जोड़ती है? अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है मलक्का जल संधि। ओके, अगला क्वेश्चन है, किसे हेम्बोल्ट की जलधारा के नाम से जाना जाता है? तो हेम्बोल्ट की जलधारा किसको कहते हैं? पेरू की धारा को। पेरू की धारा का दूसरा नाम हेम्बोल्ट की जलधारा है। अगला प्रश्न हमारा, गल्फ स्ट्रीम की धारा की उत्पत्ति होती है बिस्के की खाड़ी में, मैक्सिको की खाड़ी में, हडसन की खाड़ी में या ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट से? तो जो गल्फ स्ट्रीम की धारा की उत्पत्ति होती है ये आपकी हडसन की खाड़ी से होती है। कहाँ पे ये धारा कहाँ से उत्पन्न होती है? हडसन की खाड़ी से उत्पन्न होती है गल्फ स्ट्रीम की धारा, जो एक गर्म जल धारा है। अगला प्रश्न हमारा, परवाल क्या है? परवाल एक समुद्री जीव है, एक समुद्री चट्टान है, एक स्थलीय जीव है, एक प्रकार के वन है। तो जो परवाल होता है हमने कहा यह एक प्रकार का एक समुद्री जीव है परवाल, जिसको आप कोरल कहते हो। अगला प्रश्न है, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? तो किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है ये पूछा गया है। तो हमने कहा जो पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है, इन तीनों के कारण हमने कहा क्या आता है? ज्वार भाटा आता है। पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है, तीनों जब हमने कहा मिलके गुरुत्वाकर्षण लगाते हैं तो ऐसी दशा में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, वोल्गा नदी किस सागर में गिरती है? तो वोल्गा नदी हमने कहा किस सागर में गिरती है? तो ये कैस्पियन सागर में गिरती है वोल्गा नदी। वोल्गा नदी किस सागर में गिरती है? कैस्पियन सागर में गिरती है वोल्गा नदी, रूस में बहती है वोल्गा नदी। अगला प्रश्न हमारा, सीन नदी किस देश में बहती है? तो सीन नदी आपका कहाँ बहती है? रूस में बहती है, सॉरी, फ्रांस में बहती है। कहाँ बहती है? फ्रांस में। तो सीन नदी कहाँ बहती है? फ्रांस में। एक मिनट, फ्रांस, हाँ पे, हाँ ठीक है। सीन नदी कहाँ बहती है? फ्रांस में बहती है, क्योंकि जो पेरिस है, फ्रांस का जो हमने कहा फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है, ये किस नदी किनारे बसा हुआ है? सीन नदी किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न हमारा, जॉर्डन नदी कहाँ अपना मुहाना बनाती है? जॉर्डन नदी कहाँ अपना मुहाना बनाती है? कहाँ गिरती है जॉर्डन नदी आके? तो ये गिरती है हमने कहा मृत सागर में। कहाँ पर? मृत सागर में गिरती है जॉर्डन नदी। अगला प्रश्न है, हुआंगो नदी किस में गिरती है? हुआंगो नदी कहाँ पर अपना मुहाना बनाती है ये पूछा गया है। तो हुआंगो नदी जो अपना मुहाना बनाती है ये दक्षिण चीन सागर में अपना मुहाना बनाती है। ये हमने कहा चीन से निकलती है हुआंगो नदी। चीन की शोक भी कहा जाता है हुआंगो नदी को। हुआंगो नदी को चीन की शोक भी कहा जाता है, और यह बहते हुए दक्षिण चीन सागर में गिर जाती है हुआंगो नदी। हो गया ये। अगला प्रश्न हमारा, ग्रैंड कुली बांध किस नदी पर स्थित है? तो जो ग्रैंड कुली बांध है ये किस नदी पर बनाया गया है ये पूछा गया हमसे। तो ग्रैंड कुली बांध बनाया गया है जाम्बेजी नदी पर। किस नदी पर? जाम्बेजी नदी पर बनाया गया है ग्रैंड कुली बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन, हूबर डैम किस नदी पर स्थित है? तो हूबर डैम जो हमने कहा स्थित है ये कोलोराडो नदी पर स्थित है। हूबर डैम कोलोराडो नदी पर स्थित है। हूबर डैम आपका अमेरिका में है और कोलोराडो नदी पर है हूबर डैम अमेरिका में। विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? तो जो विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है वो हमारे सुंदरबन का डेल्टा है। सुंदरबन का डेल्टा। तो सुंदरबन
के डेल्टे का निर्माण कौन करती है? ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी मिलकर करती है सुंदरबन के डेल्टे का निर्माण, और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरबन का डेल्टा भारत में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न राजधानियां और नदियों का सुमेल कीजिए। तो देखिए, जो आपका हनोई है, ये हमने कहा किस नदी के किनारे है? तो हनोई जो है लाल नदी के किनारे बसा हुआ है। हनोई किसकी राजधानी है? वियतनाम की राजधानी हनोई। और जो आपका हमने कहा बैंकॉक है, ये हमने कहा मेनाम नदी के किनारे बसा हुआ है बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक किस नदी के किनारे है? मेनाम नदी के किनारे। और उसके बाद यांगून जो हमने कहा ये मेकांग नदी के किनारे है। ठीक है, और आपका नामपेन हमने कहा ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? इरावदी नदी के किनारे बसा हुआ है नामपेन। ठीक, अगला क्वेश्चन है, समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मतलब समान वर्षा वाले क्षेत्र को जो रेखा दर्शाती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है आइसोहाइट। क्या कहते हैं उसको? उस रेखा को आइसोहाइट कहते हैं। मतलब समान वर्षा, जहां एक रूप से जहां वर्षा होती है उसके लिए जो रेखा बनाई जाती है उसको आइसोहाइट कहते हैं। आइसोबार हमने कहा समान दाब वाले क्षेत्रों को दर्शाती है आइसोबार। आइसोथर्मल ये हमने कहा समान तापमान वाले क्षेत्रों को दर्शाती है ये रेखा। और आइसोहेलाइन रेखा जो है ये हमने कहा समान लवणता वाले क्षेत्रों को दर्शाती है आइसोहेलाइन रेखा। ओके, तो सारे हमने का प्रश्न याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भू आवेष्टित देश है? तो भू आवेष्टित देश कौन सा है इसमें? चिली, कोलंबिया, ब्राजील या उरुग्वे? तो जो भू आवेष्टित देश है वो कौन सा है? तो भू आवेष्टित देश है हमारा उरुग्वे। उरुग्वे कहाँ पे है? ये आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है उरुग्वे। ये भू आवेष्टित देश है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप का बंदरगाह रॉटरडम किस देश में स्थित है? तो यूरोप का जो बंदरगाह रॉटरडम है ये किस देश में स्थित है? ये पूछा गया हमसे। तो यूरोप का बंदरगाह रॉटरडम आपका नीदरलैंड में स्थित है। कहाँ पे? नीदरलैंड में। अगला प्रश्न, सापेक्षिक आर्द्रता के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो सापेक्षिक आर्द्रता के मापन हेतु हमने कहा किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, ये पूछा गया है। तो इसको हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। किससे? हाइग्रोमीटर से मापा जाता है सापेक्षिक आर्द्रता। चलिए, अगला प्रश्न है, प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र है। प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र कौन सा है? तो प्रेरी, टैगा, पतझड़ वन, सवाना। तो हमने कहा जो आपका पतझड़ वन है ये हमने कहा प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र है पतझड़ वन। अगला क्वेश्चन हमारा, सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है, लानोज का सुमेल किससे करना है? तो लानोज आपका कहां पर है? ये इसका सुमेल करना है लानोज का अमेरिका से। ठीक है, और स्टेपी का सुमेल करना है उत्तरी अमेरिका से। प्रेरी का सुमेल करना हमने कहा यूरोप से, और बेल्ट का सुमेल करना है दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, इस प्रकार से सही सुमेल होंगे। लानोज का अमेरिका से करना है, सॉरी हाँ, लानोज का दक्षिण अमेरिका। ये जो लानोज हमने कहा इसको आप दक्षिण अमेरिका कर लीजिएगा, दक्षिण अमेरिका। उसके बाद प्रेरी यूरोप से, स्टेपी उत्तरी अमेरिका में पाई जाने वाली घास है, और लानोज जो हमने कहा ये आपके दक्षिण अमेरिका में, स्टेपी आपके हमने कहा उत्तरी अमेरिका में, प्रेरी यूरोप में। ठीक है, तो बेल्ट और दक्षिण अफ्रीका में। तो ये सुमेल इस प्रकार से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, कांगो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो कांगो घाटी में हमने कहा किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो कांगो घाटी में हमने कहा विषुवत रेखी जलवायु पाई जाती है। कौन सी? विषुवत रेखी जलवायु कांगो घाटी में पाई जाती है, क्योंकि ये विषुवत रेखा पर है इसलिए यहाँ पर कैसी जलवायु पाई जाएगी? विषुवत रेखी जलवायु पाई जाएगी कांगो घाटी में। अगला क्वेश्चन है, रबड़ किस प्राकृतिक प्रदेश के उपज है? तो रबड़ जो हमने कहा किस प्राकृतिक प्रदेश के उपज है? ये विषुवत रेखी प्राकृतिक प्रदेश के उपज है। विषुवत रेखा जो हमने कहा विषुवत रेखा है, वहीं पर हमने कहा
जो आपके सदाबहार वन है उन्हीं में हमने कहा रबड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। ओके, अगला है सेल्वा वन कहाँ पाए जाते हैं। तो हमने कहा जो सेल्वास वन है ये विश्वतीय प्रदेश में पाए जाते हैं, कि भूमध्य सागरीय प्रदेश में पाए जाते हैं, कि मानसूनी प्रदेश में, कि टैगा प्रदेश में पाए जाते हैं। तो जो हमने कहा आपके सेल्वा वन है, सेल्वास वन है, ये कहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं आपके टैगा वन में। कहाँ पे? टैगा वन, सेल्वास। अगला क्वेश्चन है कौन सा प्राकृतिक प्रदेश फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो जो फलों के उत्पादन के लिए जो प्राकृतिक प्रदेश जाना जाता है वो कौन सा है? भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागरीय मानसूनी जलवायु में या भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में ही हमने कहा सबसे अधिक रसदार फल पाए जाते हैं। रसदार फलों का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? भूमध्य सागरीय, क्योंकि यहाँ पर हमने कहा आर्द्र नम मौसम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमने कहा विश्व के किस प्राकृतिक प्रदेश में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर पाया जाता है। तो विश्व के किस प्राकृतिक प्रदेश में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर पाया जाता है? तो विषुवत रेखा के आसपास या विषुवत रेखी प्रदेश में वार्षिक तापांतर सबसे ज्यादा पाया जाता है। जो भूमध्य रेखा है या विषुवत रेखा है वहीं पर वार्षिक तापांतर, क्योंकि धूप वहीं पर ज्यादा पड़ती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है। पूछा गया कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। मक्का, धान, ज्वार, चना। तो जो खरीफ की फसल इसमें नहीं है, तो आप जानते हैं मक्का एक खरीफ की फसल है, धान भी एक खरीफ की फसल है, ज्वार भी आपका खरीफ की फसल है, लेकिन चना ये जो है खरीफ की फसल नहीं है। चना आपका आप जानते हैं ये रबी की फसल है। मोचा कहवा कहाँ उगाई जाती है। ये जो मोचा कहवा है हमने कहा एक प्रकार की जो कहवा है, मोचा कहवा एक वैरायटी है मोचा, ये हमने कहा यमन में उगाई जाती है। यमन देश में मोचा कहवा उगाई जाती है। अगला प्रश्न है रबड़ के बागान मुख्यतः पाए जाते हैं। तो रबड़ के जो बागान पाए जाते हैं ये भूमध्य रेखी क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? भूमध्य रेखी क्षेत्र पर, जहां पर हमने कहा वर्ष भर वर्षा होती है उसको भूमध्य रेखा का क्षेत्र कहते हैं। पृथ्वी के मध्य से जो रेखा गुजरती है वो भूमध्य रेखा होती है। यहीं पर हमने कहा रबड़ के बागान पाए जाते हैं। और रबड़ जो है एक सदाबहार वनस्पति है। विश्व में ऊन सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है। तो विश्व में हमने कहा सबसे ज्यादा ऊन का उत्पादन कौन करता है? तो ऑस्ट्रेलिया जो है सर्वाधिक ऊन का उत्पादन करता है विश्व में, ऑस्ट्रेलिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लदान संबंधित है। तो हमने कहा ये जो लदान कृषि है ये किससे संबंधित है? तो लदान हमने कहा एक स्थानांतरणशील कृषि है। क्या है? लदान एक स्थानांतरणशील कृषि है जो हमने कहा इंडोनेशिया वगैरह में प्रचलित है। लदान कृषि कहाँ की जाती है? इंडोनेशिया में, मलेशिया में लदान कृषि की जाती है। स्थानांतरणशील कृषि की पद्धति है लदान कृषि। अगला क्वेश्चन है कौन सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ हमने कहा कृषि की पद्धतियां दी गई, एक तरफ हमने कहा देश का नाम दिया गया है। तो कौन सा सुमेलित इसमें नहीं ये पूछा गया है। तो रे जो हमने कहा कृषि ये वियतनाम में की जाती है, रोका कृषि ब्राजील में की जाती है, कैगिन कृषि हमने कहा फिलीपींस में की जाती है, लद्दाख कृषि हमने कहा म्यांमार में नहीं किया जाता, ये सही सुमेल नहीं है। लद्दाख कृषि कहाँ की जाती है? इंडोनेशिया में, हमने बताया आपको इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया में लद्दाख कृषि की जाती है, ना कि म्यांमार में। तो आपका विकल्प डी सुमेलित नहीं, बाकी सारे सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है खाद्यान्न कृषि के अंतर्गत नहीं आता। चावल की कृषि, गेहूं की कृषि, गन्ना की कृषि, मक्का की कृषि। तो खाद्यान्न कृषि के अंतर्गत नहीं आता। क्या नहीं आता? वो आपका गन्ना की कृषि ये खाद्यान्न कृषि नहीं है। बाकी चावल, गेहूं, मक्का ये खाद्यान्न की कृषि के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रसिद्ध मछली क्षेत्र ग्रैंड बैंक स्थित है। तो जो ग्रैंड बैंक स्थित है कहाँ पे है? अटलांटिक महासागर में है। अटलांटिक महासागर में ग्रैंड बैंक, जो मछली उत्पादन के लिए जाना जाता है, ग्रैंड बैंक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन धात्विक खनिज है? धात्विक खनिज के बारे में पूछा गया, कौन इसमें धात्विक खनिज है? हीरा, कोयला, जिप्सम, सोना। तो जो धात्विक खनिज है ये कौन सा है? सोना। सोना एक आपका धात्विक खनिज है, बाकी सारे धात्विक खनिज नहीं है। सुमेलित कीजिए चुक्की कमाटा।
बुट्टे क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका, सडबरी क्षेत्र कनाडा, कटंगा जारे। तो हमने कहा सुमेल करना है इसको। तो चुक्की कमाटा कहाँ पे है? तो चुक्की कमाटा हमने कहा ये जो है आपका, ये है आपका चिली में। कहाँ पे है? चिली में। और बुट्टे क्षेत्र कहाँ पे है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका में। बुट्टे की खान किस, हमने कहा किस देश में है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। सडबरी क्षेत्र कहाँ पे है? कनाडा में है। कटंगा क्षेत्र कहाँ पे है? जारे में है। ठीक है, तो सीधे सीधे सही सुमेल है। चुक्की कमाटा खान चिली में, बुट्टे की खान अमेरिका में, सडबरी का क्षेत्र या सडबरी की खान कनाडा में, कटंगा की खान जारे में है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, डोनवास प्रसिद्ध है। डोनवास किसके लिए प्रसिद्ध है? तो डोनवास जो हमने कहा ये आपका कोयले के लिए जाना जाता है। डोनवास क्षेत्र, रूस में डोनवास क्षेत्र किसके लिए जाना जाता है? कोयले के लिए जाना जाता है। अगला है, थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पाया जाता है? तो थोरियम का जो हमने कहा सबसे बड़ा भंडार वो हमारे भारत में। थोरियम का सबसे बड़ा भंडार। ठीक है, थोरियम हमने कहा, इससे हमने कहा ईंधन के रूप में इसको यूज किया जा सकता है। इससे हमने कहा ईंधन के रूप में यूज किया जा सकता है थोरियम को। इसलिए हमने कहा इसका जो सबसे बड़ा भंडार हो भारत के अंदर देखा गया है, तमिलनाडु केरल के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है? तो जो कोयला पाया जाता है ये हमने कहा ये अवसादी प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, कोयला पाया जाता है हमारे अवसादी प्रकार की चट्टानों में, जो अवसाद जमा होता रहता है और हमने कहा जो जीवाश्म दब जाते हैं नीचे, और उसके बाद हमने कहा करोड़ों वर्षों के बाद वो कोयला में परिवर्तित हो जाती हैं। तो कोयला अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। अगला हमारा, फ्रांस का लारेन क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो जो फ्रांस का लारेन क्षेत्र है ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये पूछा गया है। तो फ्रांस का लारेन क्षेत्र हमने कहा ये लौह इस्पात के उद्योग के लिए जाना जाता है विश्व में, फ्रांस का लारेन क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, संसार में रेलों का सबसे बड़ा जाल वाला देश है। तो संसार में हमने कहा जो रेलों का सबसे बड़ा जाल वाला देश है वो है यूएसए, अमेरिका। अगला है, विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता कौन सा है? तो विश्व का जो हमने कहा सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग है वह है हमने कहा उत्तरी अटलांटिक महासागर। उत्तरी अटलांटिक महासागर ये हमने कहा विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग, मतलब यहाँ पर समुद्री मार्ग से हमने कहा व्यापार वगैरह सबसे ज्यादा होता है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अगला है, सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप है। तो सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? वह है आपका ओशनिया महाद्वीप। सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप ओशनिया महाद्वीप, या इसको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी कहते हैं, ओशनिया महाद्वीप को। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला महाद्वीप पूछा जाता तो आप बताते एशिया महाद्वीप सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला महाद्वीप है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? वह है आपका ऑस्ट्रेलिया। न्यूनतम जनघनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्किमो लोगों का मुख्य व्यवसाय है। तो जो एस्किमो लोग हैं उनका मुख्य, जो एस्किमो जनजाति है उनका मुख्य व्यवसाय क्या है? ये पूछा गया है। कृषि कार्य, लकड़ी काटना, आखेट व मछली पालन, हस्तशिल्प। तो एस्किमो लोग हमने कहा ज्यादातर कौन सा कार्य करते हैं? वो करते हैं आखेट और मछली पालन, मतलब शिकार करना, मछली पालन करना, ये एस्किमो जनजातियों का जो है मुख्य व्यवसाय है। अगला है, सुमेलित कीजिए। एस्किमो जनजाति, मसाई जनजाति, बद्दू जनजाति, बुशमैन जनजाति, तो ये कहाँ निवास करती हैं? ये पूछा गया है। तो एस्किमो जनजाति आप जानते हैं ये निवास करती है कनाडा के अंदर। कहाँ पे? कनाडा के अंदर एस्किमो जनजाति निवास करती है। मसाई जो है ये आपका केन्या के अंदर निवास करती है जनजातियां। बद्दू जनजातियां आपकी सऊदी अरब में पाई जाती हैं। बुशमैन जनजातियां आपकी बोत्सवाना में पाई जाती हैं। चलिए ठीक है, ये आपका सही सुमेल है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? तो श्याम के नाम से पहले किसको कहा जाता था? श्याम किसको कहा जाता था पहले? वो कहा जाता था आपको थाईलैंड को। तो थाईलैंड को पहले हमने कहा श्याम देश के नाम से जाना जाता था, थाईलैंड को। अगला है, श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो श्रीलंका का पहले क्या नाम था? तो श्रीलंका को पहले सीलोन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सीलोन। ठीक है, तो श्रीलंका का पूर्व नाम क्या था? सीलोन था। पहले इसको सीलोन कहते थे श्रीलंका को।
चलिए अगला प्रश्न है, किस देश को वनों का देश कहा जाता है? तो वनों का देश किसको कहा जाता है? कांगो को। कांगो को वनों का देश कहते हैं। ठीक है, तो वनों का देश कहलाता है कांगो। अगला है, संगमरमर की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। तो संगमरमर की भूमि के नाम से प्रसिद्ध कौन सा देश है? इटली। इटली, देखिए इटली जो हमने कहा मार्बल के निर्माण के लिए जाना जाता है, या मार्बल के हमने कहा खनन के लिए जाना जाता है इटली, इसीलिए इटली को हमने कहा संगमरमर की भूमि कहते हैं। संगमरमर की भूमि किसको कहते हैं? इटली को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, चावल का देश किसे कहते हैं? चावल का देश कहा जाता है थाईलैंड को। किसको कहते हैं चावल का देश? थाईलैंड को चावल का देश कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट, सूर्योदय का देश किसे कहते हैं? तो सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है। सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले हमने कहा सूर्योदय यहां होता है, इसलिए इसको सूर्योदय का देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जापान का मैनचेस्टर, रूस का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर, ब्राजील का मैनचेस्टर, सुमेलित करना है इसको। तो हमने कहा जो जापान का मैनचेस्टर है उसको ओसाका को कहते हैं। जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है, और रूस का मैनचेस्टर इवानोवा को कहते हैं, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं, ब्राजील का मैनचेस्टर साओ पोलो को कहते हैं। मैनचेस्टर का मतलब हमने कहा जहां पर कपड़े का निर्माण होता है। ठीक है, ये जो हमने कहा मैनचेस्टर है ये आपका ब्रिटेन में है, और ये ब्रिटेन में हमने कहा ये मैनचेस्टर क्षेत्र कपड़े के निर्माण के लिए जाना जाता था, इसीलिए हमने कहा हर जगह संज्ञाएं दे दी जाती है कि मैनचेस्टर। तो रूस का मैनचेस्टर इवानोवा, जापान का मैनचेस्टर ओसाका, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, ब्राजील का मैनचेस्टर साओ पाउलो। ठीक है, ये सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है हमारा। ठीक है, तो हमने कहा ये सारे प्रश्न थे आपके जो है विश्व भूगोल से, और हमने कहा विश्व भूगोल से आपने पूरा वीडियो देखा होगा, तो हमने कहा आप निश्चित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके होंगे कि हमने इसके अंतर्गत सारे टॉपिक को कवर किया हुआ है। ठीक है, तो जितने हमने कहा चैप्टर होते हैं विश्व भूगोल के अंतर्गत, सारे चैप्टर को मैंने इसमें समाहित कर दिया है, और ये अपने आप में बहुत बड़ा मास्टर वीडियो है। आप इसको हमने कहा देख लेते हैं पूरा वीडियो, और हमने कहा 2-3 बार उसी को रिवाइज करके देखिए। आपका जो हमने कहा ज्योग्राफी हमने कहा बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, और आने वाली सभी परीक्षाओं में आप जो है अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।